हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है पढ़ाई? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 12th का हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे। मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, मैं उसकी बात करूं तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता है और ये बेसिक बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चैप्टर है पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट का, तो इसको हम ज़रा सा भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा नाम है सौरभ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय ख़राब करते हुए। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए लाइफ स्पैन के बारे में कि भाई लाइफ स्पैन है क्या। तो आइए देखते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब कि वह कार्यकाल जिसमें जन्म से लेके मृत्यु तक, ये ध्यान रखना है, यहाँ नेचुरल डेथ की बात कर रहा है, नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होगा वो उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ये हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार बना सकते हैं, इसको नोट्स में अपनी जगह दें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एलिफेंट है 65 to 90 ईयर्स, और क्या बोलते हैं, इधर हमारा रोज़ दिया हुआ है 5 से 7 ईयर्स, डॉग दिया हुआ है 20 से 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, banana tree 20 to 25 ईयर्स, काउ 15 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, crocodile 60 ईयर्स, हॉर्स 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 20 to 30 days, राइस प्लांट 3 to 4 month, tortoise 100 to 150 ईयर्स, banyan tree 200 to 300 days। ये सब तो हमने देखा। अब हम अगर बात करें कि सबसे कम किसकी अगर लाइफ स्पैन है, इस अगर डायग्राम में जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर इस डायग्राम में हमसे कोई पूछे कि सबसे कम लाइफ स्पैन किसकी, तो भाई बटरफ्लाई की है 1 to 2 वीक, यानी मैक्स टू मैक्स 14 days। और हम अगर ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट किसकी है तो हमारा बनियान ट्री। कहते हैं कि बनियान कभी मरता नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर आता है, 1 नंबर में आ जाता है कि बनियान ट्री, मतलब ऐसे करके पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इनमें से किसकी है। ABCD ऑप्शन दिया होगा, उसके हिसाब से पूछा जाता है। अब जो हमारा चैप्टर है उस पर बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन वैसी एबिलिटी है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन वैसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है वो अपनी जैसा एक लिविंग इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस कर सके, यानी कि नई जनरेशन को पैदा कर सके। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम नॉन गैमेटिक भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, नॉन गैमेटिक, और सेक्सुअल को हम गैमेटिक बोलते हैं। ठीक।
अब बढ़ते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले चाहे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलें या प्रोपगेशन बोलें, बात यही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, आपको मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखेगा, बात एक ही है। When offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation but no fusion of gametes। ऐसा हो सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन जब ना हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। मतलब कुल बेसिक बात ये है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ठीक है। Offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents। इस रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हमारा ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें क्या होता है कि वो आइडेंटिकल ही नहीं होते, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे अगर हमारा मटर का प्लांट है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी मटर के प्लांट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी, कोई भी हमें वहाँ वेरिएशन नहीं मिलता है। ये बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीके से है, जैसे बाय सेल डिवीजन। When a cell divides into two halves, it is called binary fission. Example Eugenia, Paramecium amoeba, etc. सेल डिवीजन का मतलब है कि अगर एक सेल डिवाइड हो जाए दो इक्वल हाफ्स में, इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी क्या बोलते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये हमारा एक अमीबा है, अमीबा तो किसी भी शेप का हो सकता है, अमीबा है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये और अदर पार्ट्स वगैरह हैं उसमें, तो ये है उसका न्यूक्लियस। अब क्या होता है इसका, ये जब इसका फर्दर डेवलपमेंट होएगा तो ये न्यूक्लियस हल्का सा बड़ा होता हुआ हमें दिखेगा, बड़ा होता हुआ हमें हल्का सा दिखेगा। और ये हम थोड़ा और फर्दर अपने आप को ये एक्सपेंड करेगा तो हमें कुछ ऐसी संरचना मिलती है, नज़र हुई आती है। ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा और फैलता हुआ, दो में टूटता हुआ मेनली ये फैल जाता है। ऐसे जेनेटिक मटेरियल इनका थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है और ये टूट कर दो अलग डॉटर सेल्स बना लेता है। एक हमारा ये अमीबा और दूसरा हमारा ये अमीबा। इनको हम मेनली क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, समझ में आया? ये हो गई प्रोसेस बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन, ये एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक आप बहुत रिलेट कर पाए होंगे। कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल है। आपने 10th में भी ये डायग्राम देखा होगा और आपको बाइनरी फिजन के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बात हमारी हो गई सेल डिवीजन की। अब ये सेल डिवीजन की प्लाज्मोडियम भी इसी में। व्हेन अ सेल डिवीजन डिवाइड्स मोर देन 2 डॉटर सेल, जब कोई भी सेल स्प्लिट करके 2 डॉटर सेल से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। और एक टाइप का और होता है, व्हेन द डिवीजन इज अनइक्वल इट इज कॉल्ड बडिंग। एग्जाम्पल हमारा ईस्ट,
मतलब कि ये है कि जब डिवीजन अनइक्वल फेज में हो उसको हम बडिंग कहते हैं। ये हमें ईस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। आइए इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा पेरेंट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये पेरेंट सेल हो गई। पेरेंट सेल, और इसमें से छोटी सी बर्ड निकलने लगती है इसी के साथ। ऐसे इस टाइप में बर्ड निकलने लगती है, ऐसे सेम उसी की तरह कनेक्ट होता हुआ स्प्लिट होता है थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद और ये फर्दर थोड़ा डेवलप होता है। थोड़ा सा फर्दर डेवलप होते होते फिर यहाँ पर एक एक्चुअल बर्ड निकल आती है। ऐसे एक बर्ड निकल आती है, अटैच है इसी से। इसका अपना अलग जेनेटिक, इसका अलग जेनेटिक मटेरियल, इसका अलग। उस टाइप में होने के बाद फिर ये टूट के अलग एक अपना अलग ईस्ट बना लेता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ईस्ट बन जाता है, ईस्ट। इसको हम वर्ड कह सकते हैं। बोर्ड में ये डायग्राम हो सकता है आपको बनाने के लिए आ जाए, तो प्रैक्टिस में रहना है। ये यहाँ से बर्ड निकली और यहाँ ईस्ट अपना अलग बन गया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। इसको हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं बच्चों? बडिंग। हाँ ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आया? हमने 3 तरीके के सेल डिवीजन की प्रोसेस देखी। पहला हमने बाइनरी फिजन देखा। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, बडिंग देखा। बडिंग देखा। और लास्ट वाला हमने वो मल्टीपल फिजन वाला भी देख लिया। मल्टीपल फिजन। तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आपको आई होगी। आई होप यू एंजॉयड टिल हियर। और अब हम पहला टाइप हमारा खत्म होता हुआ दूसरा टाइप आते हैं हम वर्ड्स के थ्रू, जिनको एक्सटर्नल वर्ड्स। एग्जाम्पल हाइड्रा। एग्जाम्पल याद रखिए, गैम्यूल्स आएगा। जो स्पंजेस में होता है, इसमें इंटरनल वर्ड्स होती हैं गैम्यूल्स में। जैसे कि क्या होता है, हाइड्रा का थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। इस टाइप का हाइड्रा का थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़े अच्छे नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ये हाइड्रा है, और इसमें से जब एक अलग बर्ड निकल आए इस टाइप में, तो ये हो गया बर्ड। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बर्ड। ये किस में दिखती है हमें? हाइड्रा में। ये हाइड्रा वाला केस ये हो गया। अब ये गैम्यूल फॉर्मेशन स्पंजेस का होता है। चलो आप कह रहे हैं तो ये भी बताते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है। इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है। ये होता है स्पंजेस में। ऐसे अंदर छोटे छोटे बनते रहते हैं।
इसको हम गैम्यूल्स के थ्रू, ये है स्पंजेस का एग्जाम्पल, स्पंजेस। ठीक है, अब हम चौथा फ्रेगमेंटेशन देते हैं। लोअर एनिमल्स लाइक स्पंजेस, हाइड्रा प्लेनेरिया स्टारफिश। लोअर प्लांट्स लाइक फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत ही सिंपल इसके एग्जाम्पल है। क्या क्या है भाई? लोअर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो स्पंजेस है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया, स्टारफिश। अरे अभी हम एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको ये फ्रेगमेंटेशन वाला आपको नजर आएगा। कहाँ? स्पंजेस में नजर आएगा, पोरीफेरा किंगडम में। वैसे ही लोअर प्लांट्स लाइक फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। सिंपल बात, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब चार तरीके के हमने देख लिया। 5वां नंबर वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेल्स होता क्या है, आइए हम देखते हैं। इन प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट्स 3 होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। और भी होते हैं लेकिन मेनली 3। कैन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, वह कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। तो द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। और जो यूनिट होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। दीज में बी रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब एक्सेट्रा। अभी मैं आपको इनका डायग्राम दिखाऊंगा आगे, तो आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। बाई स्पोर्स, स्पोर्स में क्या होता है? स्पोर्स आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाई माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स का क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दिस मेथड कॉमनली इन थैलोफाइट्स, फंजाई एंड एल्गी किंगडम। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। तो आइए, कुछ डायग्राम हैं, उनको समझना चाहिए, एनसीईआरटी के हैं आपके नीट में। अब तो आजकल डायग्राम बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जूफोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये कोनेडिया है, ये जितने दिख रहे हैं ऊपर 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 ऊपर, ये कोनेडिया हो गए। बर्ड्स इन हाइड्रा, एक्सटर्नल बर्ड्स, अभी मैंने आपको ड्राइंग इसकी बनाई थी। गैम्यूल्स इन स्पंजेस, ये वाला भी इंटरनल बर्ड्स। बस इतना याद रखना है कि हाइड्रा एक्सटर्नल बर्ड और गैम्यूल्स इन स्पंजेस इज कॉल्ड इंटरनल बर्ड। हटाओ। अब हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स की बात कर रहे थे, तो प्रोपग्यूल्स में हम देखते हैं कि पोटैटो में आईज होती हैं, यहाँ से अलग निकलती है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, और इसके बाद अलग टूट के अलग ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ऐसे ही अदरक में देखते हैं, जिंजर में होते हैं राइजोम, यहाँ आइस ऑफ पोटैटो, यहाँ राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव और लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। ये है अगेव, ये है ब्रायोफिलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज खत्म होता हुआ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम बोलते नहीं है, एकदम सिंपल वो था। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फेज है, आपको ये एनसीईआरटी में भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ से तो आप एक बार समझ लिए तो समझ में ही आ ही जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम individual or by different individual of opposite sex. These gametes used to form zygote which develops to form the new organism. अरे मतलब ये है कि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद वही गैमेट्स या तो एक ही इंडिविजुअल में दोनों गैमेट्स हो सकते हैं, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग गैमेट्स होते हैं, और जब इनका फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है, और जब जाइगोट से एम्ब्रियो ऐसे करके ऑर्गेनिज्म होने के बाद एक न्यू बेबी, तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। मेनली फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा की पॉइंट जो हम बोले तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन लाइफ, एंड देयर लाइफ
in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. juvenile phase की हम बात करें तो क्या होता है कि प्रत्येक सभी ऑर्गेनिजम्स एक सर्टेन स्टेज पर पहुंचते हैं ग्रोथ के, जहां मैच्योरिटी होती है, और वह पीरियड जहाँ सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने से पहले का जो मतलब ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, जिसको हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज. दिस फेज इज वेरिएबल ऑफ ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफरेंट क्या बोलते हैं ड्यूरेशंस होती हैं. ए फ्यू प्लांट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produces large number of fruits and die. क्या होता है कि जो बैम्बू स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है कि अपने पूरे एंटायर लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करती है, जिसमें वह जनरली क्या बोलते हैं 50 से 100 साल का इसमें प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स और ख़त्म हो जाता है. ये हमारा बैम्बू वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नज़र नहीं हटनी चाहिए वरना दुर्घटना घट जाएगी. बैम्बू का इम्पोर्टेंट है. अनदर प्लांट Strobilus onthiana नीलकुरंजी flowers once in 12 years. This plant flowered during September-October 2006. मतलब ये है कि जो ये स्ट्रोबिलस ओंथियाना है जिसे हम नीलकुरंजी बोलते हैं वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है. 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है. दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर 2006. यहाँ से 12 साल जोड़ ली तो एक बार ये 2018 में भी फ्लावरिंग की होगी. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज. ट्रैक्स ऑफ वही क्या बोलते बड़े बड़े हिली एरियाज में ये फ्लावर करता है. केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वगैरह इनको देखने आते हैं. बहुत अच्छा माहौल हो जाते हैं. इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. इसमें क्या होता है कि जुवेनाइल फेज होता है उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव करने में मदद करते हैं. अब हम अगला देखते हैं. तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन्स का और क्या बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ ओवरीज इंक्लूड होते हैं जिसमें जो फीमेल एग्जिबिट करती है अपने अंदर. तो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप्स, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर्स एसेट्रा, इनके अंदर जैसे जो नॉन प्राइमेट हैं हमारा काउ है, शीप है, रैट है, डियर है एसेट्रा, वो चेंज उनके अंदर होते हैं और इस चेंज को वो लोग बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल. ऑस्ट्रस साइकिल है हीट पीरियड. ऑस्ट्रस साइकिल whereas in primates, monkey, apes, humans, it is called menstrual cycle. जबकि प्राइमेट्स जो होते हैं वो पजेस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को. तो नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रल साइकिल और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्राइमेट्स में आपको याद रखना चाहिए मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस भी होते हैं. अब मैनी मेमल्स एग्जिबिट दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइक्लिक चेंजेस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर. कुछ लोगों का सीजन होता है इनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं या जिनका हम हीट पीरियड जैसे बोलते हैं टाइम के लिए एक सीजन के हिसाब से होता है.
Many other mammals are reproductively active, therefore their reproductive phase and hence called continuous period, जैसे कि ह्यूमंस। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या होते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। ठीक है। The events of sexual reproduction though elaborate are and complex follow a regular sequence। जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या बोलते हैं हम एलोबरेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और जटिल होते हैं, जो कि एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। Sexual reproduction is characterized by the fusion of male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis। Sexual reproduction में होता क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि sexual reproduction है। तो उसमें क्या होता है, फ्यूजन होना चाहिए मेल और फीमेल गैमेट्स का। फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, बच्चा जानता है। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, और उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वल events may be grouped into 3 distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है। एक तो भाई अपना प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 टाइप के होते हैं। अगर आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये तीनों के तीनों ही सिक्वेंशनल इवेंट्स आपको एलेबोरेट करने पड़ेंगे। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं यानी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है कि दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेयर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने से पहले के जो इवेंट्स है वो हम इसमें फॉलो करेंगे। जैसे कि इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 टाइप के होते हैं, मेनली गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इन सम algae the gametogenesis refers to the process of formation of 2 types of gametes। algae में क्या होता है, gametogenesis होती है वो 2 प्रोसेस के थ्रू होती है। 2 gametes are so similar in appearance that is not possible to categorize them into male and female। मतलब 2 गैमेट बिल्कुल सेम होते हैं, मेल और फीमेल, अगर मतलब मेल और फीमेल में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई कौन सा मेल का गैमेट कौन सा फीमेल गैमेट है। तो हेंस दे आर कॉल्ड होमोगैमेट या आइसोगैमेट्स। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला आइसोगैमेट्स। बट तो आपको याद होना चाहिए कि जब गैमेट्स मेल और फीमेल के सेम हो, एक जैसे हो, मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में एक जैसे दिखें, मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में एक जैसे दिखें, वो होते हैं आइसोगैमेट्स या जिन्हें हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, हाउएवर इन द मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हेट्रोगैमेट्स। अब ये तो हमने होमोगैमेट्स तो देख लिया, हेट्रोगैमेट्स अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सेम अपीयरेंस था तो होमोगैमेट यहाँ डिस्टिंक्ट टाइप है, अलग अलग डिफरेंट हो मॉर्फोलॉजिकली वो हेट्रोगैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रेजॉइट और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। मतलब क्या मतलब बताते हैं। मतलब ये है कि अगर मेल गैमेट है उसको हम एंथ्रेजॉइड भी बोलते हैं प्लांट्स में, स्पर्म भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट में हम एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोरा इन एल्गा, हेट्रोगैमेट्स बी फ्यूकस एन एल्गा और सी ह्यूमन बींग्स। ये वाला हमारा क्लाइडोफोरा है और बी वाला और सी वाला ये ह्यूमन बींग्स का है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
ये एक जैसी अपीयरेंस है इसकी, तो ये आइसोगैमेट्स और ये हेट्रोगैमेट्स। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plant. In several fungi and plants, terms as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the term used to describe unisexual condition. फंजाई और प्लांट्स के अंदर होमोथैलिक टर्म हमें सुनने को मिलता है और मोनोइसियस टर्म। मोनोइसियस आर यूज्ड टू, होमोथैलिक या मोनोइसियस और मोनोइसियस इनको हम यूज करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए। हेट्रोथैलिक और डायोसियस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। मतलब कि ये है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन यानी मोनोइसियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन यानी कि डायोसियस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना पड़ेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट bearing stamens, while the female is pistillate or bearing pistils. In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual. Monoecious, बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन है तो मोनोइसियस हो गया, सेपरेट इंडिविजुअल यानी डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में, इतना तो सिंपल है। यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस और बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोइसियस। ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोइसियस प्लांट्स आर कोकरबेट्स एंड कोकोनट, एंड ऑफ डायोसियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। डायोसियस प्लांट की बात करें तो पपाया और डेट पाम, और मोनोइसियस की बात करें तो कोकरबेट्स और कोकोनट। आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल ये। मोनोइसियस यानी कोको, कोकरबेट और कोकोनट। डायोसियस यानी पड़ा यानी कि पपाया और डेट पाम। अर्थवॉर्म्स, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल यानी कि बोलो मोनोइसियस कंडीशन। बाइसेक्सुअल होते हैं अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म और लीच। possesses both male and female reproductive organs are hermaphrodites। इनको हम hermaphrodites भी बोलते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। ये कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल होता है और ये हमारे हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि बाइसेक्सुअल। स्पंजेस है, टेपवॉर्म है, अर्थवॉर्म है, एक्सेट्रा। ये वही डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गन में भी हमने आपको बताया। बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, और मोनोइसियस प्लांट कारा, और ये रहा कारा। डी डायोसियस प्लांट मर्केंसिया, ये हमारा मर्केंसिया है। और स्वीट पोटैटो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में बता सकते हैं। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। गैमेट्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में दो तरीके के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल का अलग गैमेट, फीमेल का अलग गैमेट। और गैमेट्स are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid। गैमेट्स जो होते हैं पेरेंट प्लांट बॉडी के अंदर
या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। इंपॉर्टेंट टर्म, हैप्लॉइड पेरेंट हैं, उनका जो गैमेट्स होगा वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होगा। सेवरल ऑर्गेनिजम्स belonging to monida, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body, but organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm or angiosperm and most of animals including human beings, the parental body is diploid होती है parental body. It obvious that meiosis, the reduction has to occur in a diploid body has to produce haploid gametes. In diploid organisms, especially cells called meiocyte, gamete mother cell undergo meiosis. Gamete mother cell meiosis के through होते हैं. At the end of meiosis, only one set of chromosome get incorporated each. 11th क्लास का अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन वाला, तो उसमें आपको पता चलेगा. बहुत ही सिंपल है. अगर गैमीट मदर सेल है वो मियोसिस के थ्रू अंडरगो करेगी अपना क्या बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, और क्या बोलते हैं मियोसिस के एंड में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बचता है, वो ही डायरेक्टली डिसाइड करता है, मतलब गैमीट्स में अलग अलग हो जाता है. ठीक है, अब हम यहाँ क्रोमोसोम नंबर और क्या बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर इन म्यूसाइट 2n सेल हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बॉडी में हम देखते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या. यानी हैप्लॉइड कहाँ पे होगा गैमीट्स में, और डिप्लॉइड कहाँ होगा बॉडी में, पेरेंट बॉडी में. ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स 46, हाफ ऑफ एग्जैक्ट 23, हाउस फ्लाई में 12, गैमीट्स में 6, रेट में 42, इधर 21, 78 डॉग में तो इधर 39, 38 कैट में तो 19 गैमीट, 8 फ्रूट फ्लाई 4 इन गैमीट, 12 60 630, 34 17, 24 12. बहुत ही सिंपल है. एक आध गायब कर देंगे इनमें से, उसके बाद बताइए क्या बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, मियोसाइट सेल में क्या होगा, उसके बाद गैमीट में क्या होगा. तो सिंपल है. अगर गैमीट पूछे म्यूसाइट दिया हुआ है तो उसका हाफ कर दें, और क्या बोलते हैं गैमेट दिया है और म्यूसाइट पूछे तो उसका 2 का मल्टीप्लाई. ठीक, इधर 20 मेज तो गैमेट 10, 48 क्रोमोसोम्स इन पोटैटो तो 24 क्रोमोसोम्स इन गैमेट, 380 बटरफ्लाई, 190 गैमेट इन गैमेट, 16 ऑनियन में तो 8 क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स होंगे उसके गैमेट्स. ये हमने टेबल बहुत ही अच्छे से समझ में आई है. यहाँ तक बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही आगे तक बनते रहिए. आज ये चैप्टर 1 शॉट में हम ख़त्म करेंगे. तो अगला हमारा जो कंडीशन आती है वो आती है गैमेट ट्रांसफ़र वाली. तो आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन. जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स क्या बोलते हैं फिजिकली क्या बोलते हैं कांटेक्ट में लाया जाए और फ्यूजन कराया जाए तो गैमेट ट्रांसफर. तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. तो ये है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. ये तो आप सभी को पता ही होगा. मेल गैमेट होते हैं मोटाइल और फीमेल गैमेट होते हैं स्टेशनरी. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. एक्सेप्शंस आर अ फ्यू इन फंजाई एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. इनमें दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं. कहाँ? फंजाई और एल्गी में. थोड़ी सी, सभी में नहीं. देयर इज अ नीड ऑफ अ मीडियम थ्रू विच मेल गैमेट्स मूव. ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू मेल गैमेट मूव कर सके. इन सेवरल simple plants like algae, bryophytes, pteridophyte, water in its medium through which these gametes transfer take place. प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इनमें पानी के थ्रू हम क्या बोलते हैं मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है.
A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes. हालांकि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने तक, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट में क्या बोलते हैं सीक्रेट होने के कारण हमें ज़्यादा पहुंच जाते हैं। ये है टू compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced। मतलब अगर फीमेल अगर एक गैमेट प्रोड्यूस कर रही है तो थाउजेंड मेल क्या बोलते हैं अपना गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो यानी 1000 टाइम्स ज़्यादा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ लॉस ज़्यादा होता है, पानी में के थ्रू बह जाते हैं, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसीलिए वो नंबर ऑफ 1000 टाइम्स क्या बोलते हैं मेल गैमेट्स ट्रेवल करते हैं वाटर थ्रू। इन सीड प्लांट्स pollen grains आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ovules have the egg. Pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. pollen grains हमने आप सभी ने देखा होगा। pollen grains क्या करते हैं मेल गैमेट्स कैरी करते हैं, मेल एंड ओव्यूल हैव द ऑर्गन। उसके बाद क्या बोलता है जो pollen grains होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं एंथर में, और वो जाकर के स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन लीड करते हैं। तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, हम सेकंड चैप्टर अगला लेके आएंगे प्लांट प्रोडक्शन वाला, उसमें हम पढ़ेंगे एंटीनिमोफिली है, एरोफिली है, हाइड्रोफिली है, जूफिली है। इंसेक्ट्स के द्वारा पानी के द्वारा इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो उसके थ्रू में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जो बाइसेक्सुअल हैं सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, यानी कि बाइसेक्सुअल हैं सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हैं, तो पीज है ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma is relatively easy as an anther and stigma locate close to them. pollen grains soon after they set come on contact with stigma। इसमें क्या होता है कि भैया एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज होते हैं, तो एंथर से pollen grain मतलब गिरा और क्या बोलते हैं स्टिग्मा पे कांटेक्ट में आ गया। एंथर थोड़े से हाइट में बड़े होते हैं, स्टिग्मा बीच में होता है, इसके थ्रू जैसे ही अगर कोई गिरता है तो तुरंत उसमें जाके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है और क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, ये तो बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई। बाइसेक्सुअल में तो वही है एंथर और स्टिग्मा कांटेक्ट में होते हैं और वो अपना इजीली फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट यानी अलग अलग यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन में इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट a specialized event called pollination facilitate transfer of pollen grains to the stigma। वो हमने आपको बताया कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube arises, the pollen tube carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg। pollen grain जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर और pollen tube वो आगे कैरी करती है मेल गैमेट को और ओव्यूल तक ले जाने का काम करती है। मेल गैमेट अपना डिस्चार्ज कर देता है नियर द एग। एंड डायोसियस एनिमल्स प्लांट्स हमने देखी डायोसियस। अब डायोसियस एनिमल्स देखते हैं तो इनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, तो द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization। Homogametic contact in alga, germinating pollen grains of stigma of a flower। आपको समझ में आया होगा कि होमोगैमेट एल्गी में एक जैसे होके अपना फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल बन रहा है यहाँ पर, और ये जर्मिनेटिंग pollen grain जर्मिनेट हो रहे हैं स्टिग्मा पे। अब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे मतलब वाइटल यानी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है तो वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड गैमेट। सिनगामी का मतलब वही है क्या बोलते हैं
फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगैमी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है n+n=2 यानी कि डिप्लॉयड। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। सिनगैमी के लिए हम टर्म फर्टिलाइजेशन भी यूज करते हैं। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर, थोड़ा हाईलाइट करने की जरूरत है इस पॉइंट को। द सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू interchangeably. What could be happen if syngamy does not occur? However, it has to mention here that in some organisms, अब ये कह रहा है कि क्या होगा अगर सिनगैमी हो ही ना, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो ही ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर्स, हनी बीज और इवन सम लेजर्ड्स एंड बर्ड्स, टर्की, the female gametes undergoes the development of to form new organism without fertilization. The phenomena is called parthenogenesis. ये important है, स्टार लगाने की बात, यानी पार्थिनोजेनेसिस ये है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी विदाउट सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बिना अगर डेवलपमेंट हो जाए नए ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हालांकि इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर फीमेल गैमेट डेवलपमेंट हो जाए और एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फ्यूजन ऑफ अनदर गैमेट, इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। हाईलाइटेड पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग आ गया यानी पार्थिनोजेनेसिस। और ये कहाँ किन किन में मिलता है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। रोटिफर्स है भाई, रोटिफर्स है, हनी बीज हैं, और लिजर्ड्स हैं, थोड़ी सम लिजर्ड्स हैं, और बर्ड्स, टर्की बर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज अ majority ऑफ एलिगेंट फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस और फिशेस को देखते हुए तो सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर, एक्सटर्नल मीडियम में होती है सिनगैमी यानी कि पानी के थ्रू। तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy. सिनगैमी के चांसेस को बढ़ाने के लिए वाटर में दोनों ही गैमेट्स लार्ज अमाउंट में मतलब रिलीज किए जाते हैं, सिंक्रोनी होती है, और ताकि सिनगैमी के चांसेस बढ़े रहें। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस, बोनी फिश में होता है, फ्रॉक्स में होता है, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग टू सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थ्रेट क्या है, थ्रेट यह है कि प्रेडेटर्स का बहुत ज़्यादा खतरा है कि जब तक वो बड़े ना हो पाएंगे, अपने एडल्टहुड में नहीं आ पाएंगे, उससे पहले प्रेडेटर उन्हें खा जाएंगे, तो क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग पैदा होने का मतलब ही क्या हुआ, उनकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है मैंने आपको बता दिया कि वनरेबल टू प्रेडेटर, प्रेडेटर्स के लिए भाई खतरा, प्रेडेटर्स के लिए फूड मिलता है और ऑफस्प्रिंग की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज reptiles, birds, mammals, and in the form of and majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, syngamy occurs inside the body of organisms. Hence the process is called internal fertilization. Internal fertilization क्या होता है कि हमने external तो पढ़ लिया कि outside the body of the organism is called external fertilization. तो वैसे ही inside the body of organisms is called internal fertilization, यानी कि मदर के अंदर ही
सिनगेमी हो जाए, वह कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स एग इज फॉर्म्ड inside the female body where they fuse with male gamete। फीमेल बॉडी के अंदर एग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनमें मेल गैमेट आकर के फ्यूज हो जाता है और एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन प्राइमरी, उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म होता है। In organism exhibit internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट होता है वो होना चाहिए मोटाइल और मदर गैमेट होना चाहिए स्टेशनरी। उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट को पहुंचना चाहिए फीमेल क्या बोलते हैं गैमेट के पास फ्यूज होने के लिए। if these even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in number of eggs produced। तो नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, हालांकि क्या बोलते हैं एग्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, उतनी नहीं होती है स्पर्म्स के थ्रू। इन सीड प्लांट्स, अगर हम सीड प्लांट्स की बात करें तो however the non-motile gametes are carried to female gamete by pollen tube। pollen tube के थ्रू non-motile gamete जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के पास तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से एक क्या बोलते हैं हॉट्स का क्वेश्चन आ सकता है, हायर ऑर्डर, यानी उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा होते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होते हैं। चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोस्ट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर आपका होना चाहिए, आपसे पूछे कोई कि भाई बताओ किसका चांस ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पहला तो क्या फ़ायदा कि कोई प्रीडेटर की टेंशन नहीं, मदर बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं बेबी कैरी करेगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, प्रॉपर केयर होगी उसकी, एक टेक केयर होगी। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कहाँ ज़्यादा रहते हैं क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। और डिसएडवांटेज आपको पता ही है, ये वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। हटाओ आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा वो आपको। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ लिया। अब ये लास्ट हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रह गया है, इसको हम और देखते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन के क्या बोलते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद के जो इवेंट हैं वो कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द जाइगोट यानी वही सिनगेमी हुई, जाइगोट बना, डिप्लॉयड बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज द यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। In organisms with external fertilization, zygote is formed as external medium, usually water, whereas those exhibiting internal zygote is formed inside the body of organism। हमने यहाँ पहले देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर बनेगा जाइगोट, इंटरनल में अंदर बनेगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द when changes are exposed to it। एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट जैसे हम बोलेंगे वो है, ये है कि फंजाई और एल्गी में के जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनमें क्या होता है कि जाइगोट होता है, डेवलप करता है एक थिक बाल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज और डेसिकेशन से बचने के लिए जाइगोट के आसपास एक थिक बॉल बन जाती है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। An organism with a haplontic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spore that grows into haploid individuals। समझ में आया आप सभी को? Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next। Every sexually reproducing organism, including ह्यूमन बीइंग्स, बिगेन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। सिंगल सेल बनाते हैं जाइगोट के थ्रू
कोई सा भी बड़ा से बड़ा क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स है, वो एक छोटे से जाइगोट से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। अब जाइगोट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो आता है वो आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड फ्रॉम जाइगोट, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, डिवाइड करती है, माइटोसिस होती है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। While cell divisions increase the number of cell in the developing embryo, सेल डिवीजन होता है वो अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जाती हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल डिफरेंशिएशन होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस based on whether the development of zygote take place outside the body of female parent or inside, whether they lay fertilized egg or give birth to young ones। आइए समझते हैं। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस और विविपेरस, यानी हम एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, पहली ओविपेरस और दूसरी विविपेरस, जिसमें क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, जो कि अंडे देते हैं, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स देते हैं, और गिव बर्थ टू यंग वन, या डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो अब हम ओविपेरस कंडीशन समझते हैं, उसके बाद हम विविपेरी समझेंगे कि ओविपेरी में क्या होता है। ओविपेरी एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड्स, एग्जाम्पल याद रखना, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैंसरस सेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैज्ड आउट। मतलब ये है कि ओविपेरस में रेप्टाइल्स या बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, और अंडे का जो बाहर का जो वो कवर होता है वो कवर होता है कैंसरस सेल्स के थ्रू एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट से बचे रहें। उसके बाद उनमें हैचिंग हो जाती है और यंग वंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिजम्स। विविपेरस में डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है, वो विविपेरी कहलाता है। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट अ बेबी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। आपको हमने फीमेल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से यंग वन डिलीवर्ड बाहर किया जाता है, वो विविपेरी कंडीशन। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरियस एनिमल्स। हाँ, अब ओविपेरस और विविपेरस में अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देखे जाए तो विविपेरस के वही है। यहाँ पर भी प्रीडेटर की भैया क्या बोलते हैं, ओविपेरस को खतरा है, प्रीडेटर का खतरा है, दूसरा एनवायरमेंट सिचुएशन का भी खतरा हो सकता है। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हो जाते हैं विविपेरस में के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो फीमेल बेबी कैरी करती है अपनी बॉडी में। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। After fertilization, the sepal and petal, stamen, flower wither and fall off। इतना आप जानते हैं। The pistil however remains attached to the plant। जो पिस्टल होती है वो प्लांट में अटैच रहती है। मतलब ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेपल, पेटल और स्टेमेंस जो होती हैं वो तो या तो ख़राब हो जाती हैं और फिर उसके बाद गिर जाती हैं, लेकिन जो पिस्टल होता है वो अटैच रहता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, उसमें एम्ब्रियो बनता है एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विच डेवलप्स ए थिक बॉल कॉल्ड पेरिकार्प, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडरगो फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस। जब सीड्स का जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद फेवरेबल कंडीशन हो जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है।
अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। ये पेरिकार्प है और ये सीड है, सीड ऑफ पेरिकार्प। डायग्राम में आपको ए बी करके पूछा जा सकता है। ये काट के यहाँ ए लिख देंगे, ये काट के यहाँ बी लिख देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सीड है कौन सा पेरिकार्प है। तो पेरिकार्प बाहर वाला, सीड अंदर वाला, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, आसानी से था। अब हम इसके थोड़े से प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने डाले हैं। लास्ट ईयर और उससे लास्ट वाले तो डाले ही हैं, उसके बाद भी करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हुआ है। तो इनकम्प्लीट इन सम प्लांट्स, कभी भी क्वेश्चन पढ़े अंडरलाइन के हिसाब से पढ़ें क्योंकि लैंग्वेज डिफर करती है। द सम प्लांट द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सम प्लांट्स जिसके अंदर गैमीट डेवलप हो रहा है और फीमेल गैमीट डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस फिनोमिना या प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी यानी नहीं, ये तो पॉलिनेशन की बात है, ये हटाओ। पार्थेनोकार्पी नहीं हो सकता। सिनगैमी यानी फ्यूजनोगैमी नहीं, यानी कि ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस। प्रोसेस पूछिए तो पार्थेनोजेनेसिस। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी हम क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसके कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही सिंपल आते हैं, बेसिक। अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं इस चैप्टर में, तो आपको आसानी से 4 नंबर मिल सकते हैं नीट में, एमसीक्यू में। 4 नंबर आप आसानी से गेन कर जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ये 2019 का क्वेश्चन था। बहुत ही देखिए आप कितना सिंपल क्वेश्चन था, अभी हमने पहले पढ़ा है। अभी 2018 का भी कितना ही सिंपल क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मतलब एक बार सरसरी निगाहों से इस चैप्टर को भी देखना है। तो अगर हम ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं प्लांट है या स्पीसीज है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है, तो बिना किसी आँखों को बंद लगाए हुए आँख बंद करके हम बैम्बू स्पीसीज का जिक्र हमारे दिमाग में आना चाहिए और क्लिक। कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन हो रही तो यानी कुछ गड़बड़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अगर आप ये कह रहा है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वेरिएशंस लीड करे, तो किसमें? वेजिटेबल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी, पार्थेनोजेनेसिस में भी वही। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी में भी वही बात है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था 2016 का। अब हम 2015 का देखते हैं। 2015 में क्या आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाइनरी फिजन, सरगेसम, कोनेडिया, पेनिसिलियम और क्या बोलते हैं ऑफसेट, वाटर हायासिंथ और राइजोम बनाना। कोनेडिया, पेनिसिलियम ये हमने देखा है, ये तो सही है। बाइनरी फिजन, सरगेसम, ऑफसेट किस में होता है भाई? ऑफसेट याद करो। वाटर हायासिंथ ये भी ठीक है। राइजोम बनाना के अंदर राइजोम होता है क्या होता है? राइजोम होता है।
तो हमारा बचा बाइनरी फिजन। सर कैसा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन। कॉनवेडिया, पेनिसिलियम यस, ऑफसेट, वाटराइसेंट यस, राइजोम, बनाना यस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता हुआ, बहुत ही ये हमने ये चैप्टर ख़त्म किया है। बेसिक चैप्टर था, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। अब आपको अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो आपको होमवर्क में क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, होमवर्क भी चाहिए ना आपको, काम नहीं करोगे, ठीक, काम करो। होमवर्क में एनसीईआरटी से इस चैप्टर को एक बार, एनसीईआरटी से एक बार नहीं, एक बार नहीं, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़िए मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़िएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कुछ मोस्ट ज़्यादातर तो मैंने करा ही दिए हैं, 8-9 ही क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए अप टू 12 ईयर्स। उसके पहले के नहीं लगाने, कोई फालतू मतलब है नहीं उसका। अप टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इतना करेंगे आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा। बोर्ड के हिसाब से आप क्या बोलते हैं, बोर्ड्स के लिए जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है उसको लगाइए आप, बहुत ही मदद मिलेगी एक्सरसाइज। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, ये चैप्टर हमारा बहुत क्या बोलते हैं सिंपली ख़त्म हुआ, बहुत ही इजी चैप्टर था। रिक्वेस्ट ये है कि अब तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अब तक काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अप्रॉक्स 100+ स्टूडेंट्स अभी वहाँ पर क्या बोलते हैं अवेलेबल हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी फ़ायदा उठाइए। वहाँ मैं डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, डायग्राम्स और रिवीजन नोट्स डालता रहता हूँ। और इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स आपको सिर्फ मेरी वीडियो सिर्फ देखना है, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक वंचित हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद सिंपली या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर देना, या फिर सिंपली लर्निंग क्लासरूम सर्च करना, लर्निंग क्लासरूम सर्च करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के बहुत फ़ायदे हैं आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विज़ेस मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। और मेरे वीडियो की अलर्ट मिलती रहेगी, आपसे मैं पोल में पूछता रहूँगा कि अगला चैप्टर कौन सा लाऊँ, आपको किस में दिक्कत है। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो मेरी वीडियो को 1.5x में देख के रिवीजन भी आप कर सकते हैं, 1.5x स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो फिर भाई दिमाग से उड़ेगा, इतना फ़ायदा नहीं है। पूरी देखें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और जो भी हेल्पफुल है ताकि आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल ये वीडियो साबित हो। मैंने अब तक चैप्टर करा चुका हूँ, लिविंग वर्ल्ड करा चुका हूँ और केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनॉल ईथर करा चुका हूँ। अब देखिए हमारा 11th की हमारी पहली यूनिट चल रही है। 11th में यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं, पूरी डिटेल कर रहे हैं, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं और अब हम 12th की भी यूनिट फर्स्ट हमने चालू की है आज से। 12th में भी हमने यूनिट फर्स्ट चालू की है। तो अब ये यूनिट ही हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगली यूनिट पे जाएंगे, हम बायोलॉजी में एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे पूरा 11th to 12th। केमिस्ट्री में मैं देखता हूँ, केमिस्ट्री में जो बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये वाली वीडियो इस चैप्टर से भैया पीडीएफ में कोई लेक्चर चाहिए, तो मैं बना देता हूँ। केमिस्ट्री का कोई हार्ड एंड इजी रूल नहीं है उसमें। अभी मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर की डिमांड थी तो एल्कोहल फिनॉल पे बनाया है। अभी बायो तो हम कंटिन्यू करेंगे एक सीक्वेंस के साथ। और
आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। थैंक यू। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।